हम अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि अगर किसी इंसान का पूरा शरीर बदल दिया जाए, मतलब उसकी शक्ल, सूरत, आवाज और दिमाग की संरचना भी पूरी तरह से बदल दी जाए। और साथ ही उसकी सारी पुरानी यादें भी बिल्कुल जड़ से मिटा दी जाएं। बिल्कुल। तो अगली सुबह जब वो नया शरीर आंखें खोलेगा, तो क्या वो व्यक्ति वही रहेगा जो वो पहले था, या फिर वो कोई और बन जाएगा? मतलब अगर यादें नहीं है, शरीर नहीं है, तो वो कौन सी चीज है जो ये कह सकेगी कि मैं हूं? देखिए, ये महज कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। हम्म। ये दर्शन शास्त्र का सबसे गहरा और मैं कहूँगा सबसे डरावना सवाल है। हाँ, सच में। क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान से अपनी शक्ल, नौकरी और रिश्ते हटा देता है, और अपनी यादें भी। हाँ, यादें भी, तो जो बचता है उसका सामना करने से इंसान का दिमाग अक्सर कांपने लगता है। सही बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, हमारी पहचान का वो अदृश्य हिस्सा। मैं बता दूं कि आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है, वो किसी आम किताब के पन्ने नहीं है। हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं एलियन इंटरव्यू डिलक्स स्टडी लिमिटेड एडिशन के अध्याय 11 की, जिसका शीर्षक ही अपने आप में एक चुनौती है। चेतना डॉट तुम वो नहीं हो जो तुम सोचती हो। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे पास स्रोत के तौर पर स्पेंसर के बेहद विस्तृत फुटनोट्स भी हैं, जो इस पूरी बातचीत का वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिया पेश करते हैं। वैसे इस स्रोत की सबसे खास बात इसकी पृष्ठभूमि है। कहा जाता है कि ये बातचीत 1947 में रोजबे की घटना के बाद हुई थी। हाँ। लेकिन जब हम इस दस्तावेज को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक एलियन की कहानी नहीं रह जाती। मतलब ये चेतना के विज्ञान पर एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है जो आज के क्वांटम भौतिकी और हजारों साल पुराने दर्शन के बीच एक सीधा पुल बनाता है। क्या बात है। आज की इस चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ निष्कर्षों की एक सूची तैयार करना नहीं है। हम इस बातचीत के दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। हाँ, दोनों की बातों को समझना बहुत जरूरी है। वही तो। एक तरफ मटिल्डा है, जो कि एक आम इंसानी नर्स है। उसके मन में अपनी पहचान, शरीर और अस्तित्व को लेकर बहुत ही मानवीय डर और मासूम सवाल हैं। और दूसरी तरफ एरिल है, जो इन सवालों के ऐसे जवाब देती है जो हमारी भौतिकवादी सोच की धज्जियां उड़ा देती है। बिल्कुल। हमें मटिल्डा की उलझन और एरिल की स्पष्टता, दोनों बातों को बारीकी से समझना है। देखिए, मटिल्डा का नजरिया इसलिए बहुत अहम है क्योंकि वो हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो उन सवालों को पूछ रही है जो हर इंसान कभी ना कभी सोचता है, लेकिन पूछने से डरता है। ठीक कहा। मटिल्डा अपने डायरी में एक बहुत ही बुनियादी उलझन दर्ज करती है। वो लिखती है कि वो एक शरीर है, उसका नाम मटिल्डा है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना में उसका हाथ कट जाए तो वो कटा हुआ हाथ तो मटिल्डा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मटिल्डा तो अभी भी पूरी की पूरी है। तो अगर उसके शरीर के अंग एक एक करके बदल दिए जाएं, या उसका दिमाग ही बदल दिया जाए, तो वो असली में आखिर शरीर के किस कोने में छिपा बैठा है? इंसान की पूरी दुनिया उसके शरीर के इर्द गिर्द बुनी गई है। हम हर चीज को छूकर और देखकर ही सच मानते हैं। लेकिन मटिल्डा के इस डर पर एरल का जवाब बहुत ही सीधा है। अच्छा। एरल समझाती है कि शरीर सिर्फ एक वाहन है, यानी एक गाड़ी, और दिमाग सिर्फ एक कंप्यूटर है। लेकिन जो असली मैं है, मतलब शुद्ध चेतना, उसका कोई रूप, रंग या भौतिक आकार नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एरल यहाँ एक कार का उदाहरण भी तो देती है ना? हाँ, बिल्कुल। वो मटिल्डा से कहती है कि तुम एक कार चलाती हो, कार तुम्हारी है, लेकिन तुम खुद कार नहीं हो। तुम्हारा हाथ तुम्हारा है, लेकिन तुम वो हाथ नहीं हो। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी तार्किक समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? मतलब अगर हम मान लें कि शरीर एक गाड़ी है और दिमाग एक जीपीएस या कंप्यूटर है, तो उसे चलाने वाला एक ड्राइवर होना चाहिए, है ना? सही कह रही हैं। एक आम भौतिक दुनिया में जब ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है, तो उसका एक भौतिक रूप होता है। वो स्टीयरिंग को पकड़ सकता है। लेकिन एरिल कह रही है कि इस चेतना वाले ड्राइवर का कोई रूप ही नहीं है। हाँ, वो पूरी तरह से निराकार है। वही तो। ये कल्पना करना इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। एक बिना आकार वाली चीज इस भौतिक मांस और हड्डियों की गाड़ी को कैसे चला सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और मटिल्डा भी इसी बात पर अटकी थी। जब हम ड्राइवर शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एक इंसानी आकार की कल्पना कर लेता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन एरिल जिस ड्राइवर की बात कर रही है,
उसे समझने के लिए हमें आज की तकनीक का सहारा लेना होगा। इससे वाईफाई सिग्नल की तरह समझिए। वाईफाई सिग्नल? हाँ, देखिए, एक वाईफाई राउटर आपके घर में रखा है। उस सिग्नल के कोई हाथ पैर नहीं होते, उसका कोई आकार या वजन नहीं होता, लेकिन वो अदृश्य सिग्नल आपके फोन के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है। एयरटेल जिस चेतना की बात कर रही है वो एक ऊर्जा या उपस्थिति है। अच्छा, मतलब वो भौतिक रूप से स्टीयरिंग नहीं घुमाते? बिल्कुल नहीं, वो दिमाग के न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर के साथ उस अदृश्य सिग्नल की तरह इंटरैक्ट करती है। अगर मैं वो वाईफाई सिग्नल हूँ और शरीर महज एक राउटर है, तो मटिल्डा का अगला डर बिल्कुल जायज लगता है। कौन सा डर? वो पूछती है कि अगर ये कंप्यूटर यानी दिमाग टूट जाए या उसे चोट लग जाए, तो क्या वो सिग्नल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? इंसान को मौत से ज्यादा इस बात का डर होता है कि उसका मैं होने का एहसास ही मिट जाएगा। वही तो, क्या ये चेतना दिमाग के अंदर किसी डिब्बे में बंद है? एयरटेल इसका जो जवाब देती है वो विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कहती है कि दिमाग चेतना पैदा नहीं करता। तो फिर? दिमाग सिर्फ चेतना का उपयोग करता है। यहाँ वो रेडियो का उदाहरण देती है। एक रेडियो मशीन खुद से कोई संगीत पैदा नहीं करती है ना। हाँ, संगीत तो रेडियो तरंगों के रूप में हवा में होता है। बिल्कुल, मशीन का काम सिर्फ उन तरंगों को पकड़कर आवाज में तब्दील करना है। ओह, इसका मतलब है कि अगर रेडियो जमीन पर गिरकर टूट जाए और आवाज आनी बंद हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि संगीत मर गया। बिल्कुल सही, संगीत अभी भी हवा में है, बस उस मशीन ने उसे पकड़ना बंद कर दिया है। एयरटेल के मुताबिक जब इंसान का शरीर मरता है तो चेतना नहीं मरती, बस वो दूसरा शरीर ले लेती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यहाँ स्पेंसर के फुटनोट्स चर्चा को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि स्पेंसर ने इसमें किसी आधुनिक शोधकर्ता का भी जिक्र किया है। हाँ, स्पेंसर बताते हैं कि 1947 में एयरटेल जिस रेडियो थ्योरी की बात कर रही थी, उसे आधुनिक विज्ञान ने दशकों बाद गंभीरता से लेना शुरू किया। वो मशहूर शोधकर्ता डेविड चाल्मर्स का जिक्र करते हैं। अच्छा, डेविड चाल्मर्स। हाँ, जिन्होंने विज्ञान में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का सिद्धांत दिया था। तो स्पेंसर इस 1947 की बातचीत को चाल्मर्स की थ्योरी से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, स्पेंसर समझाते हैं कि विज्ञान ये तो बता सकता है कि दिमाग कैसे काम करता है। मतलब जब प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो दिमाग के कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं। हाँ, ये तो रेडियो की मशीनरी को समझने जैसा हो गया। बिल्कुल, इसे चाल्मर्स इजी प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन हार्ड प्रॉब्लम यह है कि न्यूरॉन्स की उस भौतिक गतिविधि से किसी चीज को अंदर से महसूस करने की क्षमता कहां से आती है। यानी ये बताना कि सेब लाल है और उस लाल रंग को खुद महसूस करना, दोनों अलग बातें हैं। एकदम सही। भौतिक चीजों के टकराने से एक अनुभव कैसे पैदा हो सकता है? स्पेंसर तर्क देते हैं कि चाल्मर्स भी यही कह रहे हैं कि चेतना सिर्फ भौतिक दिमाग की उपज नहीं हो सकती। मतलब एयरटेल ने मटिल्डा को 50 साल पहले ही बता दिया था कि विज्ञान इस हार्ड प्रॉब्लम में इसलिए उलझा है क्योंकि वो रेडियो के पुर्जे खोलकर उसके अंदर उद्घोषक को ढूंढ रहा है। वही तो, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस सिग्नल बाहर से आ रहा है। ये नजरिया सच में दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन अगर हम एरियल की बात मान लें कि चेतना कभी मरती नहीं है और नए शरीर में जाती है, तो क्या इस ब्रह्मांड में हर इंसान की अपनी एक अलग चेतना है? हाँ बिल्कुल। मटिल्डा के मन में भी यही सवाल उठता है, क्या हम सबकी चेतना अलग अलग है? मटिल्डा का ये सवाल असल में हम इंसानों के अलगाव के गहरे डर से उपजा है। एरियल इसका जवाब बहुत ही रहस्यमयी ढंग से देती है। वो कहती है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ और नहीं, ये तो और भी उलझाने वाला है। एरियल इसे समुद्र के रूपक से समझाती है। वो कहती है कि हम सब समुद्र की लहरों की तरह है। अगर आप किनारे पर खड़े होकर देखें तो हर लहर दूसरी लहर से अलग दिखती है। ये हमारी अलग अलग जिंदगियां हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो लहर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वहां सिर्फ पानी है। हाँ, एक ही विशाल समुद्र। तो मतलब हम एक लहर भी हैं और पूरा समुद्र भी। लेकिन मेरी और शायद मटिल्डा की भी परेशानी ये है कि अगर हम सब असल में एक ही विशाल समुद्र हैं, तो हमें ये याद क्यों नहीं रहता? मटिल्डा पूछती है ना कि हमें ये याद क्यों नहीं रहता? बिल्कुल, मटिल्डा ये पूछती है और एरियल बताती है कि याद रखने से प्रयोग खत्म हो जाएगा। प्रयोग खत्म हो जाएगा? मतलब सोचिए, अगर आपको हर वक्त ये याद रहे कि आप एक अमर चेतना है और ये सब सिर्फ एक खेल है, तो क्या आप जीवन को गंभीरता से जिएंगे? जाहिर है नहीं, मुझे डर ही नहीं लगेगा। इसीलिए हम हर दिन हर जन्म नए सिरे से जीने के लिए भूल जाते हैं। इससे मटिल्डा एक बहुत गहरे निष्कर्ष पर पहुंचती है। हाँ, वो सोचती है कि अगर हम सब एक ही हैं, तो किसी और को दर्द देना असल में खुद को दर्द देना है। ये तो बिल्कुल कर्म का सिद्धांत लगता है। सही पकड़ा है आपने।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्पेंसर के नोट्स में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। अच्छा, स्पेंसर क्या कहते हैं इस पर? स्पेंसर बताते हैं कि ये भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत का एकदम सटीक सारांश है। अद्वैत वेदांत मतलब जहाँ कहा जाता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। बिल्कुल, अद्वैत का मतलब ही है दो नहीं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है। केवल एक असीम चेतना ही असली सच है, बाकी ये अलग अलग शरीर बस लहरों की तरह अस्थायी हैं। लेकिन मैंने स्रोत में ये भी पढ़ा कि स्पेंसर ने बौद्ध धर्म के अनात्मवाद का भी जिक्र किया है। हाँ, किया है। तो जहाँ तक मुझे पता है, बौद्ध धर्म तो आत्मा या स्थायी चेतना के होने से ही इनकार करता है। तो फिर स्पेंसर इसे एरिल की बातों के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? सतह पर देखने में ये विरोधाभास लगता है, लेकिन स्पेंसर समझाते हैं कि बौद्ध धर्म का अनात्मवाद ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं है। तो वो क्या कहता है? वो सिर्फ ये कहता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है, बल्कि ये 5 स्कंधों का ढेर है, जैसे रूप, वेदना आदि। हाँ, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। वापस कार वाले उदाहरण पर चलते हैं। अगर आप कार के पहिए, इंजन और सीटें अलग कर दें तो कार कहाँ गए? कार तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, कार असल में कोई ठोस चीज नहीं थी। वो सिर्फ पुर्जों के एक साथ काम करने की एक प्रक्रिया थी। ओह, समझ गई। यानी जब पुर्जे अलग हुए तो कार मरी नहीं, बस वो व्यवस्था खत्म हो गई। एकदम सही। बौद्ध धर्म और एरल दोनों यही कह रहे हैं कि मैं कोई चीज या संज्ञा नहीं है। वो एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। ये बहुत ही गहरी बात है। जब मटिल्डा समझ जाती है कि वो एक विशाल समुद्र का हिस्सा है और एक बहती हुई प्रक्रिया है, तो वो इसे देखने का तरीका पूछती है। हाँ, वो पूछती है कि इसे महसूस कैसे किया जाए। हाँ, तो एरल इसका क्या प्रयोग बताती है? एरल कहती है कि चेतना खुद को देख नहीं सकती, तो जैसे आंखें खुद को नहीं देख सकती। वो मटिल्डा से कहती है कि अपने विचारों को देखो। विचारों को देखो? हाँ, जो हिस्सा उन विचारों को देख रहा है ना, वही असली चेतना है। एरल ने यहाँ चेतना के कपड़ों का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, वो बताती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यादें, ये सब चेतना के ऊपर पड़े कपड़ों की तरह हैं। शुद्ध चेतना बिना कपड़ों के होती है। और जब मटिल्डा इसे आजमाती है तो वो हैरान रह जाती है। हाँ, उसका अनुभव बहुत ही अनोखा था। वो महसूस करती है कि वो 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा वो है जो सोच रहा है और दूसरा वो जो सिर्फ शांति से देख रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम आज के सूचनाओं से भरे दौर को देखें, जहाँ हम लगातार अपने कपड़ों यानी अपनी पहचान, करियर और सोशल मीडिया प्रोफाइल को संवारने में लगे रहते हैं। हाँ, हम दिखावे में उलझे रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में सिर्फ शांत बैठकर कुछ न करना और शुद्ध रूप से होना कितना क्रांतिकारी काम है। और मुश्किल भी है। हाँ, मुश्किल तो है। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष को समेटें तो वो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही है कि हम शरीर, नाम या इतिहास नहीं हैं, बल्कि हम वो असीम चेतना हैं जो इन सबको अनुभव कर रही है। हम फिल्म नहीं हैं, हम वो स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है। ये ज्ञान सुनने वालों को रोजमर्रा की तनाव से सच में मुक्ति दे सकता है। जब हम समझते हैं कि हमारी चिंताएं सिर्फ चेतना के कपड़े हैं, तो जीवन की परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार अगले अध्याय में मटिल्डा एरल से एक और गहरा सवाल पूछती है। कौन सा सवाल? वो पूछती है कि अगर हम सब एक हैं, तो इस दुनिया में इतना प्यार और इतनी नफरत क्यों है? जहां एरल बताती है कि भावनाएं चेतना की वो भाषा हैं जिसे हम भूल गए हैं। क्या बात है! ये तो अगले हिस्से के लिए बहुत ही रोमांचक लग रहा है। यकीनन। तो चर्चा खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। इस बारे में सोचिए कि अगर हमारी यादें, हमारा इतिहास और हमारी पसंद नापसंद सिर्फ वो कपड़े हैं जो हम हर जन्म के साथ उतार देते हैं, तो जब सारी यादें और अनुभव पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं, तब भी जो चीज बाकी रह जाती है उसका असल स्वभाव क्या होगा? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो खालीपन होगा या फिर सब कुछ समेटे हुए एक असीम शांति? इस पर खुद विचार कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार।